नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका मेरे चैनल मनीष लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की एक अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर, जो कि भूगोल का पाठ 2 है। इस अध्याय में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी पृथ्वी के अंदर क्या है और यह किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। हम सभी तो ये पहले से जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है। जी हाँ, गतिशील ग्रह कहने का अर्थ है यह गति करती है, यानी कि घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर ये घूमती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर नियंत्रण परिवर्तन भी होती रहती है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के अंदर भी नियंत्रण क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। तो अभी हम पृथ्वी के ऊपर न पढ़ेंगे, पृथ्वी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि हम लोग जो है, ये देखिए पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी के ऊपरी परत पे रहते हैं। आपको दिख रहा होगा जब पृथ्वी जो होती है एक फुटबॉल की तरह होती है, लेकिन रियलिटी में पृथ्वी गोल नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। ऊपर यानी कि यहाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ी सी चिपटी हुई है। ठीक है, मतलब फुटबॉल की तरह है, लेकिन ऊपर और नीचे थोड़ा चिपटी हुई है। ठीक है, जो हम सभी इंसान हैं, पेड़ है, पौधा है, नदी है, झरना है, तालाब है, ये सभी के सभी पृथ्वी के ऊपर हैं। और पृथ्वी के नीचे क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर इंसान, पेड़, पौधा, पर्वत इत्यादि हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का मतलब ही है पृथ्वी के अंदर। तो शुरू करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह एक प्याज की तरह है। अब आप लोग कहोगे प्याज का पृथ्वी से क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार प्याज एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है, उसी प्रकार पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। सकेंद्रीय कहने का अर्थ है कि जिसका एक ही केंद्र हो। जिस तरह से प्याज का एक सेंटर होता है, यानी कि एक केंद्र होता है, और उसी केंद्र के सहारे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परतें होती हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के भी अपनी लेयर यानी कि परत है। पृथ्वी के 3 लेयर है, यानी कि 3 परत है। फर्स्ट लेयर यानी कि जो सबसे ऊपर जो परत है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। जी हाँ, पृथ्वी के 3 परत हैं। पहला परत को हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरा क्रस्ट पर लिखने में नहीं बन रहा है, आप लोग समझ जाए, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मेंटल में कह रहा हूं। और तीसरा जो परत है वो है कोर। जी हाँ, कोर। ये देखें, पृथ्वी के 3 परत है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको हिंदी में अगर जानेंगे तो सबसे ऊपरी परत जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं उसको परपट्टी कहते हैं। दूसरी परत जो मेंटल है, और तीसरी परत जो है वो कोर, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं उसको हिंदी में कोड कहते हैं। ठीक है, कोर का भी 2 अलग अलग परतें हैं, इनर कोर, आउटर कोर, यानी कि बाहरी कोड और आंतरिक कोड। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे अभी हम। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। यह जो है सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय जो सतह है उससे 35 किलोमीटर और समुद्री सतह से 5 किलोमीटर है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परत है, ये जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत है, वो अगर हम इसको महाद्वीपीय कहने का अर्थ हुआ जिसपे हम लोग, जिस द्वीप पे हम लोग रहते हैं, महाद्वीपीय जिसपे इंसान रहते हैं, वहां से अगर हम पृथ्वी के पहली लेयर को मापेंगे तो वो केवल 35 किलोमीटर ही है। अगर समुद्री सतह से मापेंगे तो वो केवल और केवल 5 किलोमीटर है। हाँ जी, 5 किलोमीटर के बाद जो परपट्टी है वो समाप्त हो जाती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज से बने हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो महाद्वीपीय संहति है मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। आप पूछोगे कि खनिज क्या होता है? खनिज जो वह सभी वस्तुएं जो जिसकी प्राप्ति हम खनन द्वारा, यानी कि खनाई से पृथ्वी के अंदर से करते हैं, वो सभी के सभी खनिज है। आप जितना भी वस्तु देख रहे होंगे वो सभी के सभी खनिज ही है, सभी के सभी खनिज से मिलकर ही बनी है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से जैसे खनिज से बनी है। जी हाँ,
जो महाद्वीपीय संहति है मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। खनिज, आप पूछोगे खनिज क्या है? खनिज वे सभी पदार्थ, वे सभी वस्तु जिसको हम खनन के द्वारा यानी कि खनाई के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो सभी सभी खनिज है। जितना भी चीज आप देख रहे हैं अगल बगल में, सब खनिज का ही रूप है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? Cl कहते हैं। C मतलब सिलिका तथा L मतलब एल्यूमिना। जी हाँ, महाद्वीपीय संहति को Cl के नाम से भी जाना जाता है। Cl इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो खनिजों से मिलकर बनी होती है। C मतलब सिलिका, L मतलब एल्यूमिना। महासागर की परपट्टी मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसीलिए इसे सीमे कहते हैं। सी मतलब सिलिका और मे मतलब मैग्नीशियम। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, Cl का मतलब क्या होता है और सीमे का मतलब क्या होता है। आप कॉपी में या नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। Cl का मतलब क्या है, यानी कि Cl लिख के डैश दें और लिख लें सिलिका एवं एल्युमिनियम से बने खनिज को हम Cl कहते हैं, और सीमे लिख के डैश दें सिलिका एवं मैग्नीशियम से बने खनिज को हम क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा सकता हूं। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अभी आपको मैंने पृथ्वी को दिखाया, ये देखें पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है? परपट्टी है। और परपट्टी के जस्ट नीचे जो है वो मेंटल होता है, और मेंटल के जस्ट नीचे जो है वो कोर होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आपने परपट्टी को जान लिया है कि परपट्टी जो है केवल और केवल महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर और समुद्री सतह से 5 किलोमीटर होती है। इस पॉइंट को नोट कर लें और याद कर लें। यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको जानना चाहिए। यहाँ दिया, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? हाँ जी, खान का मतलब जहां से खनिज को हम प्राप्त करते हैं, यानी कि विश्व यानी पूरा पृथ्वी में सबसे बड़ी यानी सबसे गहरी जो खान है वो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी जो गहराई है जो कि 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, यानी कि जो तेल निकलती है, जो किरोसिन है, पेट्रोल है, ये सभी इनके जो खोज के लिए जब मिट्टी की खनन की जाती है, पृथ्वी की खनन की जाती है, वो लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक खोदी जा चुकी है। यानी कि आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगी कि हम लोग अभी तक 4 किलोमीटर गहरी ही खान खनने में कामयाब हुए हैं। 4 किलोमीटर से अधिक हम खान नहीं खने हैं, यानी कि तेल के लिए केवल और केवल 6 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक ही हम लोग पहुंचे हैं अभी तक। यानी कि जिस तरह पृथ्वी के ऊपर जितने ऊंचाई तक अभी हम पहुंच चुके हैं, उसके नीचे हम 1% भी नहीं पहुंचे हैं। हम लोग अब मंगल पे, चांद पे, कहां जा चुके हैं, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत दूर। लेकिन हम पृथ्वी खुद का जो पृथ्वी है इसके अंदर नहीं झांके हैं। पृथ्वी के अंदर केवल और केवल 6 किलोमीटर तक ही पहुंचे हैं, इसके ज्यादा नीचे नहीं गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी का जो केंद्र है, ये जो सेंटर है, यहां तक पहुंचना असंभव है। आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। अब आप ये अंतर देख लो कि अभी तक पृथ्वी की अंदर जो हम गहराई अंदर जो खोद पाए हैं वो केवल 6 किलोमीटर ही है, और पृथ्वी है उसके सेंटर तक पहुंचने के लिए, केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें 6000 किलोमीटर गहरी गड्ढा खोदनी पड़ेगी, तब जाके हम पृथ्वी के सेंटर में पहुंच पाएंगे। ये कभी भी पॉसिबल है नहीं है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिया है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, असंभव है ये। हाँ जी, इस बात को आप नोट कर लें। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। आपको ये बात नोट करना होगा कि आपको, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो ये परपट्टी है इसकी जो गहराई है वो केवल 35 किलोमीटर है महाद्वीपीय संहति से, और समुद्रीय सतह से कितना है? 5 किलोमीटर। उसी प्रकार जो मेंटल है वो केवल और केवल 2900 किलोमीटर की गहराई पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि
क्रस्ट यानी कि जो परपट्टी है इससे कई गुना ज्यादा है मेंटल। परपट्टी आपको शुरू में बताया था कि जो परपट्टी है पृथ्वी के सबसे पतली परत है, सबसे पतली लेयर है, जो कि 5 किलोमीटर ही है। इसकी सबसे आंतरिक परत कॉर्ड है। हाँ जी, पृथ्वी के सबसे आंतरिक जो भाग है, अंदर का जो भाग है, वो कॉर्ड है, जिसको हम इंग्लिश में कोर कहते हैं। यहां पर फिर से एक फैक्ट है, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, 84% मेंटल और 15% हिस्सा कॉर्ड है। आपको यहां से देखिए, जितना भी आप ऊपर जानकारी हासिल किए उसको शॉर्ट में आपको यहां पर समझा दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। पृथ्वी का अगर आयतन को अगर हम 100% मान ले तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, यानी कि सबसे ऊपरी परत जिस पे हम लोग रहते हैं वो केवल 1% ही है, और 84 यानी कि 84% मेंटल है, और जो कोड है, कोर सबसे आंतरिक भाग, वो 15% है। तो आपको ऐसे घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे मोटी परत कौन सी है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत मेंटल है, जो कि 84% है। हाँ जी, आप इसको याद कर सकते हैं। और सेकेंड स्थान पर जो आती है वो है कॉर्ड यानी कि कोर, जो कि मात्र 15% है, 15% है। और सबसे पतली जो परत है पृथ्वी का वो है परपट्टी, जो केवल और केवल 1% है। तो हमने ये जान लिया कि जो परपट्टी के नेक्स्ट जो परत है यानी कि अगली जो परत है वो मेंटल है। मेंटल 2900 किलोमीटर है, और इसके अगला जो सबसे लास्ट है तीसरी परत जो कोर यानी कि कॉर्ड, वो जो है जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। हाँ जी, 3500 किलोमीटर त्रिज्या है किसकी, वो है हमारी कॉर्ड। मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। जो ये कॉर्ड है वो किसकी बनी होती है, पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक परत है वो कॉर्ड है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह जो है मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। हाँ जी, जो ये कॉर्ड है, जो अंतिम परत है, वो किससे बनी होती है, इस पॉइंट को आप याद कर ले, किससे बनी होती है, निकेल एवं लोहे से बनी होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नीफे। क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। नी मतलब निकेल, फे मतलब फेरस। तो याद रखें, नीफे किसको कहते हैं, नीफे जो हम कहते हैं वो कहते हैं कॉर्ड को। कॉर्ड जो है निकेल और फेरस यानी कि लोहा से बनी होती है, इसीलिए इसको हम नीफे कहते हैं। जो केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब जो होता है वो काफी उच्च होती है। हाँ जी, जो कॉर्ड है केंद्रीय कॉर्ड, उसका जो तापमान और दाब है वो काफी उच्च है, यानी कि वहां के टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही काफी ही हाई है। यहां देखें, इग्निशियस, इग्निशियस का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, इग्निशियस का अर्थ क्या होता है, अग्नि। जो है वो है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर। और मेटाफॉर्फिक, मेटामॉर्फिक है, सॉरी मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो है वो मेटामॉर्फोस रूप के परिवर्तन है। आगे हम पढ़ेंगे सेल एवं खनिज। तो यहां तक आपने पृथ्वी के जो 3 परत था इसका जानकारी हासिल कर लिए हैं। अब इसका नोट भी बनाकर लिख लें कि किसका किसका कितना कितना प्रतिशत है, और सबसे परत मोटी परत कौन है, सबसे पतली परत कौन है। आप इसको याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे हम जो टॉपिक है इसका पढ़ने वाले हैं वह सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। हाँ जी, पृथ्वी की जो परपट्टी है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी के परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। आप बोलोगे मैंने आपको क्या समझाया कि पृथ्वी की जो परपट्टी है जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत है परपट्टी, वो सेलों से मिलके बनी होती है। पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या चीज से मिलके बनी है, सेलों से मिलके बनी होती है। आप पूछोगे कि सेल होता क्या है सर, मैंने सेल के बारे में तो कभी जाना ही नहीं है, सेल क्या है। देखिए, पृथ्वी का परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको अंडरलाइन करके दे देता हूं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। अगर आपको
समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी पॉइंट को। रेडी 1 2 3। मुख्य रूप से जो सेल होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है आग्नेय, अवसादी और एक कयांतरित। आपको ये याद रखना चाहिए, जो सेल है वो 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, जिसको हम इग्निशियस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कयांतरित सेल, ठीक है। आपको द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को हम अग्नीय सेल कहते हैं। जी हाँ, द्रवित जो मैग्मा है, जो द्रव के रूप में जो मैग्मा पिघल कर ठोस बन जाती है, इस प्रकार बने सेल को हम अग्नीय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, आप इसे याद कर लें, ठीक है। अग्नीय सेल को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। अग्नीय सेल 2 प्रकार की होती है, एक होता है अंतर्भेदी सेल और एक होता है बाह्यभेदी सेल। कौन कौन सेल होता है? अंतर्भेदी सेल और बाह्यभेदी सेल। आप जानेंगे कि अंतर्भेदी सेल क्या होता है, ठीक है। आपने ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का कल्पना तो किया होगा। वास्तव में अगर नहीं देखा तो कल्पना यानी कि आपने कभी न कभी तो सोचा जरूर होगा ना, कभी कभी तो पुस्तक में देखा जरूर होगा लावा को। ज्वालामुखी में जो होती है उसमें से जो लावा निकलती है उसका कल्पना जरूर की होगी। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जी हाँ, आप पूछोगे कि लावा क्या होता है, तो लावा क्या है कि जो ज्वालामुखी होती है उसमें जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा होती है उसी को हम लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बाह्यभेदी सेल कहते हैं, यानी कि बाह्यभेदी अग्नीय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक है। दक्कन के पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पठार है जो बेसाल्ट से बना है, तो कौन है वो? दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। बेसाल्ट का मतलब समझ गए होगा, अग्नीय सेल का उदाहरण है बेसाल्ट। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ऊपर में आपको बताया हूं ना। आप आगे देखिए, मैं क्या बताया कि जो प्राथमिक सेल है वो 2 प्रकार के हैं। प्राथमिक सेल कहने का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक सेल अग्नीय सेल को कहते हैं। तो अग्नीय सेल 2 प्रकार का, अंतर्भेदी सेल और बाह्यभेदी सेल। तो अंतर्भेदी सेल तो आप समझ चुके हैं, अब हम जानेंगे बाह्यभेदी सेल तो आपने जान चुका है, अब हम जानेंगे अंतर्भेदी सेल। अब हम जानेंगे अंतर्भेदी सेल। जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी सेल कहते हैं। अभी मैं आपको बताया कि जो द्रवित मैग्मा है, जो मैग्मा जो है धरती के भूपट्टी के अंदर ही जब ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार के सेल को हम अंतर्भेदी, अंतर मतलब अंदर और भेदी मतलब ठंडा, यानी कि जब अंदर में वो ठंडा हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्भेदी सेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। आपको याद रखना चाहिए कि जो अंतर्भेदी सेल का जो उदाहरण है वो क्या है? वो ग्रेनाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल जो ढककर, चलकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। आप इस पॉइंट को नोट कर ले कि अवसाद क्या होता है। जो सेल है वो ढककर, चलकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इन छोटे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिया जाता है। ये अदृढ़ अवसाद बढ़कर एक कठोर होकर सेल की परत बनते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। आपने अवसाद समझ लिया कि अवसाद क्या होता है। और अवसाद के साथ जब अवसाद इकट्ठा होकर एक साथ मिल जाती है तो उस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं कि अवसादी सेल क्या होता है।
उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। ठीक है, इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन, एक जो है वर्ड यहाँ पर आपको मिला है, वाक्य मिला है, वो है जीवाश्म। तो आप समझो कि जीवाश्म क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दे दो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जीवाश्म क्या है? सेलों की परतों में दबे मृत पदार्थों एवं जंतुओं के अवशेषण को जीवाश्म हम कहते हैं। यानी कि जो भी चीज सड़ गई, मर गई, गल गई पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की परत के अंदर, जो पौधा हुआ, जंतु हुआ, जब मृत शरीर जो पौधा का या जंतु का जब सड़ जाता है और उसका जो अवशेष बचता है उसको हम जीवाश्म कहते हैं। आपको याद हो गया ये बात? नहीं याद हो, एक बार और हम लिखवा देते हैं। आप नोट करना चाहो तो नोट कर ले, जीवाश्म क्या होती है, जीवाश्म की परिभाषा क्या है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। देखिए, जीवाश्म का जो परिभाषा है वो क्या है? पौधा एवं जंतुओं के मृत शरीर के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। छोटी सी डिफिनीशन है, आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्नीय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मट्टी स्लेट में एवं चूने पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिबड्डी, 5 पत्थर आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों का जानकारी प्राप्त करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। ये देखें, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। हाँ जी, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्निय सेल में बन जाता है। ये अग्निय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्निय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्निय सेल में परिवर्तित हो जाती है। सेल विभिन्न खनिज से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनकी निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होती है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। कक्षा 7 का ये पार्ट 2 खत्म हो चुकी है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बता दें, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और एक एक करके हर टॉपिक पे हर क्लास का वीडियो आएगी। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर क्लास का वीडियो एक एक करके आएगी, तो आप धैर्य रखें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।